हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 151 से आगे के 150 तक हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में कर लिया है। तो ये जो पहले जितने भी आपकी प्रीवियस जो आपकी क्लासेस रही है या फिर पार्ट्स रहे हैं इसके, वो सभी आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, उसमें वो सभी क्लासेस आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी जितने इंपॉर्टेंट आपके एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए वीडियोस रहेंगे उनके जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 151 से देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ जो है 400 क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिसमें 300 क्वेश्चन आपकी हिंदी में है। इसके अलावा 100 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश में है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो 9817783916 यह आपका गूगल पे नंबर है। 65 रुपीज़ इसका मिनिमम अमाउंट रहेगा। आप जो 65 रुपीज़ पे करने के बाद व्हाट्सएप पे यही नंबर है, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, आपको जो है व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा के जनक कौन है? तो ये है आपकी गॉल्टन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, डायरेक्ट वन लाइनर ही देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। व्यवहारवाद को जो है जनक किसे कहा जाता है, यानी कि व्यवहारवाद को किसने जो है स्थापित किया, या कहेंगे आपकी किसने जो है इसको जो है प्रोत्साहित किया? तो इसको किया था आपके जेबी वॉटसन ने। ये डायरेक्ट अगर मैं इंग्लिश की में बात करूँ तो बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है जेबी वॉटसन को। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो बालकों के विकास की जो अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसे कि जो है सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे ही आपके तूफान और संघर्ष के काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है C.W. बियर्स को। सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये गिलफोर्ड द्वारा किया गया। गिलफोर्ड ने आपका जो है थ्री जो डायमेंशनल थ्योरी, यानी कि त्रिआयामी जो सिद्धांत है गिलफोर्ड द्वारा ये भी दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और गिलफोर्ड ने ही सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार प्रस्तुत किया था। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या फिर कितने खाने? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में शायद ये देखने को मिला था। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कितने कोष्ठ है? तो ये आपकी 120 खाने या 120 कोष्ठ है। इसमें आपकी जो है कई जगह जो है इसमें भी मतभेद देखा है क्वेश्चन में, तो इसको आप एक बार जो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के, यानी कि आपकी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, तो किसके द्वारा जो इसके प्रणेता कौन है? तो ये आपके थर्स्टन और आपके केली। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आत्म प्रेम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आईडी है आपका जो ईगो है, और आपका जो है ये तीन है आपके सिगमंड फ्रायड द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, आईडी ईगो और सुपर ईगो। ये इंपॉर्टेंट, इसका भी एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा ये मनोविश्लेषणवाद द्वारा दी गई है। आपका मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आपका यह कथन है मैकडूगल का। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव व का विज्ञान है। ये भी एक जो स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया आपके स्किनर द्वारा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में जो ये आपकी किस अवस्था में? तो ये आपकी शिशुअवस्था में है। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक जो आपकी विधि है इसका अध्ययन आपकी कार्ल सी गेरिसन ने किया था। प्लेवे मेथड, तो आपकी किस पुस्तक की जो है रचयिता कौन है ये आपने बताना है। हेनरी कॉल्डवेल कुक जो है प्लेवे पुस्तक की रचयिता है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान कहा था आपके अरस्तु ने। इंपॉर्टेंट है, पहले ये व्यवहार का विज्ञान था, अब ये आत्मा का विज्ञान है। इस तरह जो है इसको जो है अलग अलग शताब्दियों में इसका जो है अलग अलग जो नाम के नाम से इसको जाना जाता है। 8% में इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, जो कि किसने कहा था? ये आपके अरस्तु द्वारा कहा गया था। खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण विकसित होते हैं? तो खेलों के माध्यम से उसमें जो सामाजिकता का जो उसकी जो है सोशल जो आपका है सोशल एक्टिविटी की ओर ज़्यादा जाता है। सोशल में जो है किस तरह से आपका रहा जाता है एक समाज में, उसके नियमों को सीखता है। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, तो संज्ञानवादी जो पद्धति है इसके जनक आपकी कौन है? जीन पियाजे। तो और आपकी जो है जीन पियाजे ने ही आपकी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो है रिलेट करते हैं, ये आगे पीछे है आपके घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके जीबी वॉटसन द्वारा, जो कि आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी यही है, आपने ये भी याद रखना है। अंततः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं तो ये कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं वुंट। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अपनी आत्मा में देखना ही अंततः जो आपका दर्शन है, यह उक्त कथन है। तो ये एक जो है स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दी गई? आपके टीचर द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है तो ये आपके कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन आपको जो कमीशन तक के एग्जाम में देखने को मिला। आपका जो टीजीटी जो आपका आर्ट्स का कमीशन हुआ था मे बी 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिला था कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? तो ये आपकी हैदराबाद में है। अब आप जो है क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करेंगे कि इसकी जो स्थापना कब की गई। मैक्सिमम जो स्टूडेंट मेरे साथ जो जुड़े हैं रेगुलर जो कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ वो कमेंट आप जरूर करते रहिए, उससे आपका जो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये आपकी विकासीय विधि है। तो एक बच्चे का जो विकास होता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है सबसे अच्छी जो विधि कौन सी होती है विकास के अध्ययन की? तो ये होती है आपकी विकासीय विधि, यानी कि डेवलपमेंट जो मेथड है यही आपका जो है सबसे बेस्ट मेथड है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक ने आपकी, अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी से आपकी थॉर्नडाइक संबंधित है, यानी कि भूल और प्रयत्न का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ये व्यक्तित्व के किस वर्गीकरण का जो आधार है? थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वो किसे माना जाता है? तो चिंतन और कल्पना को ये माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन है तथा व्याख्या है। यह कथन किसका है? तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि आपकी ग्रो एंड क्लो की है। साहचर्यवाद के प्रतिपादक है तो ये आपकी जॉन लॉक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह के नए क्वेश्चन देखने को इस बार मिल सकते हैं, जैसा कि मुझे जो आभास हो रहा है कि इस बार जो थोड़े क्वेश्चन आपकी अलग देखने को मिल सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आपके बहुत कम रहेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ही हो गए, बाकी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास से 1912 में किस संप्रदाय का जो है प्रतिपादन हुआ? तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय का जो प्रतिपादन हुआ तो ये कब हुआ था? आपके 1912 में। इंपॉर्टेंट है। और गेस्टालवादी विचारधारा की जब मैं बात करूँ तो इससे संबंधित थे आपके वर्दिमल कोहपा और आपके कोहलर। तो ये तीनों थे, और कोहलर जो आपके प्रत्यक्षीकरण के से भी संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी जो है इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी जो कि इनसाइड थ्योरी है, यानी कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो आपकी गेस्टाल जो है आपकी विचारधारा या संप्रदाय द्वारा दिया गया था। ऑलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया है? तो इन्होंने किया था व्यवहारिक गुणों का। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है तो ये आपकी साक्षात्कार विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित की गई? ये क्वेश्चन आपको कई बार मैं पहले भी करवा चुका और मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। तो 1879 में इसकी जो स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिपजिग में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, आईडी ईगो सुपर ईगो, ये इसी में है, चेतन अचेतन मन। ये सभी मैंने डिटेल में बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा आईडी ईगो सुपर ईगो से रिलेटेड, आप जो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है आपके पास, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये कॉल्विन द्वारा ऐसा कहा गया था कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा आपकी जो है किसके द्वारा? तो कॉल्विन द्वारा ये दी गई। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया तो ये विलियम जेम्स ने जो है ये काम किया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो आपका जो इंग्लिश में आपका जो है एस फैक्टर है, इसके अलावा जो जी फैक्टर है, तो ये आपने याद रखना। जर्नल यानी कि स्पेसिफिक आपका जो फैक्टर है, एक जर्नल फैक्टर है, आपका एक स्पेसिफिक फैक्टर है। तो ये जो किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन द्वारा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये आपकी स्पीयरमैन ने दी थी। उन्हीं 2 फैक्टर किसमें बात की गई है? एक सामान्य फैक्टर है और आपके पास है, यानी कि एक आपके पास जो है सामान्य कारक है और दूसरा आपके पास विशिष्ट कारक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन होते ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही रहने वाले हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित थे? तो ये आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित थे। बुद्धि का जो तियामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो यह गिलफोर्ड द्वारा दी गई, जो कि आपको मैंने पहले भी अभी इसी वीडियो में
बताया है। डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो मिस हेलन पॉर्कहर्स्ट द्वारा ये किया गया था। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन जिसे जो होता है वो आपकी जो है प्रैक्टिस द्वारा होता है। इस तरह के परिवर्तन को आपकी लर्निंग कहेंगे या फिर आप उसको सीखना कहेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। क्रोध व भय प्रकार है, तो ये किस प्रकार के? तो ये आपके संवेग के हैं, इमोशन को ये आपके बताते हैं। क्रोध और भय आपका इमोशन है। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, चिंतन में किसी जो है समस्या के बाद ही आपका जो है प्रारंभ हो सकता है, या फिर आपके जो थॉट है वो भी आपकी जो किसी समस्या के बेस पे ही आपकी जो है दिमाग में आते हैं। तो ये आपका किस पर आधारित होता है? जो एक समस्या पे आधारित होता है। मनुष्य आयोग का प्रत्यय दिया था, तो ये दिया था आपके बीने साइमन द्वारा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और चिंतन किस कारण होगा? तो ये आपकी जो है समस्या जो आपकी होगी उस समस्या के समाधान के लिए आपका जो है चिंतन जो करना है वो स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया गया था या फिर दिया गया है। तो ये आपके ये स्किनर द्वारा, जो BF स्किनर ने ही ये आपकी थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि आपका हिंदी में इस थ्योरी को क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में इस थ्योरी को क्या कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये आपके जो है मैस्लो द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के नए क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। तभी जो इस PDF में मैंने कुछ एक नए क्वेश्चन बीच में डाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपके जरूर इसमें देखने को मिलेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? तो 1930 में हुई थी। डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? जो सीखने की प्रक्रिया होती है जब कोई उन्नति नहीं होती उसे सीखने का पठार कहते हैं। और ये पठार बनता है आपकी थकान के कारण, यानी कि जब आपका जो है दिमाग पूरी तरह से काम करके थक जाता है तो उसके बाद जो है आपके सीखने का जो आपका प्रोसेस है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपका जो एक लेवल पे आके रुक जाता है। आपको खुद भी आभास होता है कि इसके बाद जो है आपका जो है लर्निंग नहीं हो रही है या फिर आपको कोई भी चीज़ जो है याद नहीं हो रही, तो वो आपका हो सकता है या आपका जो है थकान के कारण ऐसा हो। तो ये सीखने का जो है एक पठार बनाता है जहाँ पे आपकी जो है सीखने की गति एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि उसी लाइन में रुक जाती है। या कि पहले आपकी इस तरह से गति और उसके बाद यहाँ पे थकान के कारण ये सीधी चलती है, लेकिन ये बाद में जो है थकान के बाद जब आप अरेस्ट करते हैं उसके बाद ये फिर से जो है आपके ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है। अगर मैं आपको इसको ग्राफ के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये भी आपकी एक स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपकी मानसिक विकास से ये संबंधित है। तो ये मानसिक विकास से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो है भंडार गृह किस में होता है? तो ये इदम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वही है आईडी ईगो सुपर ईगो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो सिगमंड फ्राइड की ये थ्योरी आईडी ईगो सुपर ईगो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही है। तो अगर आप जो इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो है डन हो जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अवधारणा किसने रखी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये किसके द्वारा? तो वर्दीमर द्वारा ये रखी गई। इंपॉर्टेंट है, ये 3 थे आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, आपके 3 थे। कौन कौन से थे? प्रमुखता जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वैसे तो काफ़ी थे। वर्दीमर, कोहलर और कोफा जो आपकी इनसाइड थ्योरी से भी संबंधित थे। आज का जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया गया था आपकी जुंग द्वारा। अगर आप इस PDF को लेना चाहें तो ये PDF एट प्रेजेंट अवेलेबल है, तो आप इस PDF को परचेज भी कर सकते हैं। 65 रुपीज़ इसका अमाउंट है। और आपको परचेज कैसे करनी है? 9817783916 यह आपका गूगल पे नंबर है और इस गूगल पे नंबर पे आपने 65 रुपीज़ अमाउंट पे करना है और यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देना है, आपको जो है व्हाट्सएप पे ही PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शब्द को किसने दिया? तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द है किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ये दिया गया था आपकी विलियम स्वीटसर द्वारा। इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन
याद रखना है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कवर करना पड़ता है कम से कम समय में, इसलिए डायरेक्ट ये वन लाइनर क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। पियाजे द्वारा संवेदी मोटर जो आपका चरण है, यानी कि पियाजे की जो 4 आपके डिस्ट्रिक्ट जो आपकी स्टेज बताई है, तो वो किस आयु वर्ग को दिखाता है। तो पियाजे का जो संवेदी मोटर है वो किस आयु वर्ग को दिखाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जन्म से 2 वर्ष तक की जो आपके बच्चे की आयु है, ये संवेदी चरण आपका इसको कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। साथ ही जो आप ये कमेंट करेंगे कि इंग्लिश में जो है इसको संवेदी चरण को क्या कहा जाता है, ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बता दूं, पियाजे ने 4 स्टडीज दी थी आपको, मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। 4 स्टडीज है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, तो ये सभी आप जो है कमेंट करेंगे। इंग्लिश में चारों स्टेजेस आपने जो है कमेंट करनी है, केवल इंग्लिश में ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इसको जो है समझना टफ हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 203। जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उनकी मानसिक क्षमता क्या है। जैसे जैसे बच्चे का जो है विकास होता है, उसकी शरीर के उसकी जो है बनावट, यानी कि उसका जो है उसके साथ साथ उसका जो है मानसिक क्षमता भी उसकी बढ़ती है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो अगर मैं बात करूँ समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन की जो है सबसे पहले बच्चा जो है कहाँ सीखता है, एक परिवार में। परिवार जो है उसके लिए एक छोटा सा एक समाज का एक रूप है। उसके बाद जो है उसकी जो पाठशाला होती है वो होती है आपका जो है स्कूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो बालक के समाजीकरण की जो पहली पाठशाला है, तो उसका जो पहला स्थान किसका होता है, ये परिवार का होता है। उसके बाद आपका स्कूल आता है और उसके बाद आपका सोसाइटी आती है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा से संबंधित है, तो ये आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं को जो ध्यान में रखकर इसको जो है प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था। यानी कि प्राथमिक स्कूलों में ऐसे जो है चीज़ें आपकी उपलब्ध करवाई जाए जो कि मूलभूत रूप से जो है आवश्यक है किसी भी एक जो है स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए। मान लीजिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो क्या लक्ष्य था, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि एक कमरा होना चाहिए जिसमें कि जो है बारिश और जो धूप से बचा जा सके। इसके अलावा जो उसमें एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए। इस तरह की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंडर आपकी जो है सम्मिलित की गई थी। बात करूँ जी, ये कब आया था, 1986 की जो पॉलिसी थी उसका जो रिकमेंडेशन थी आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं HP टेट की ही बात करूँ, उसमें ये कहा गया है कि आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1990 में आपका देखने को मिला। हो सकता है कि 1986 में ये रिकमेंड किया गया हो, ऐसा हो सकता है। और 90 से जो इसने अपना जो है वास्तविक तौर पे अपना कार्य शुरू किया या फिर इम्प्लीमेंट हो पाया है 19 में, तो ये दोनों डेटे आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है किसका किया गया था, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे आप आधार शिक्षा भी कहेंगे। आधार शिक्षा भी इसी से संबंधित है। 1937 में ये कॉन्सेप्ट आपका जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था महात्मा गांधी ने, बाल केंद्रित शिक्षा के वो पक्ष में थे जिसे उन्होंने बेसिक एजुकेशन या आधार शिक्षा के साथ इसको जो है इंक्लूड किया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 1986 की नई शिक्षा का प्रथम बार पुनर्विलोकन करने वाली समिति की अध्यक्ष थी, तो ये थे आचार्य राममूर्ति। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा 1966 की अगर मैं बात करूँ, यानी कि कोठारी कमीशन, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके दौलत सिंह कोठारी थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधान की किस धारा में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। तो ये आपका है 45 आर्टिकल। अगर आप 45 देखें, इंपॉर्टेंट है, आपको जो है 2 आर्टिकल में याद करने के लिए दे रहा हूँ। एक है आर्टिकल 45, इसको आप देख लेना। इसके अलावा 2 नहीं, आपको 4 देता हूँ क्योंकि ये सभी सेम आपके लगे देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 46 ये भी आपने देखने हैं, आर्टिकल 45 और 46 2। इसके अलावा आर्टिकल 29 ये आप एक बार देख लीजिए, और आर्टिकल 21A। तो ये आपके 4 आर्टिकल है जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ ये सभी रिलेटेड है। इसको आप एक बार जाकर देखना, नहीं तो आप क्या करें कि एक अलग से मैंने जो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पॉलिटिकल का जो फोल्डर है, पॉलिटिकल साइंस का जो फोल्डर है आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ, उसमें जो ये वीडियो मिल जाएगी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें मैंने ये करवाया है और इसमें शिक्षा संबंधित मैंने डिटेल में बताया कि कब कब आपका क्या क्या प्रावधान था। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आपकी किस तरह
तरह से जो है इफेक्ट करते हैं आपके जो है शिक्षा को, और इसी तरह जो आपके मौलिक अधिकार में जो इसका वर्णन किया गया, मौलिक अधिकार में इसको सम्मिलित किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आपके पास 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक शैक्षिक योजना प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है सार्जेंट योजना। इंपॉर्टेंट है, सार्जेंट योजना आपकी जो है, सार्जेंट जो योजना है ये आपकी किससे संबंधित थी? ये शैक्षणिक एक योजना थी जो कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने जो इसको जो है रिकमेंड किया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। कक्षा कार्य के विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में होनी चाहिए उसकी विशेषज्ञता और उसका अनुभव, यानी कि उसकी दक्षता और आपका एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र आदि कैसे होने चाहिए? तो मर्यादा पूर्ण होने चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक टीचर क्या है, आपका एक आइडल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो उसको जो है अपना थोड़ा सा मर्यादा का उसको जो है ध्यान रखना चाहिए, जिसका कि मैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखता हूँ। आई होप आप भी रखते होंगे। कक्षा में किसी विषय के प्रति विद्यार्थी की अभिरुचि बढ़ाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह, तो अध्यापक को क्या चाहिए कि विषय की नई नई आपकी जो अध्ययन अध्यापन विधियां है उनको जो है अपनाए, जिससे कि जो है आपका जो है जितने आपके चाइल्ड है या फिर आपके बच्चे हैं, सीखने वाले छात्र हैं, उनको जो है आपकी एक इंटरेस्ट आपका जो है बना रहे आपके पढ़ाते समय। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, यदि अपनी कक्षा का बच्चा दूसरों की चीज़ें तथा पैसे चुराता है तो आप क्या करेंगे? यदि आपका जो एक बच्चा है आपकी क्लास का, वो दूसरों की चीज़ें और पैसे चुराता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उसकी जो समस्या का समाधान के लिए आपको उसकी समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो है ये गलत आदत हो, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो। तो ये सभी चीज़ें आप देखेंगे और ये आपके पास जो ऑप्शन दिया होगा उस ऑप्शन के हिसाब से आपको जो सुइटेबल लगेगा, थोड़ा सा आपने सोचना है अपने नज़रिए से। ये आपका जो है स्टूडेंट सेंटर ना होकर ये आपका जो है टीचर सेंटर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके साइकोलॉजी में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है स्टूडेंट सेंटर, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि स्टूडेंट पे फोकस किया गया है या स्टूडेंट की आवश्यकताओं के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ये आपका अध्यापक सेंटर है, यानी कि आपका टीचर सेंटर है। तो इसमें टीचर की जो आपकी ये है कि टीचर आपका जो 8% क्या निर्णय लेता है, किस तरह का जो एक व्यवहार उसका देखने को मिलता है, तो ये टीचर सेंटर है, तो आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास से, प्रतिभाशाली छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रतिभाशाली जो आपके छात्र है, प्रतिभाशाली आपको पता है 140 से ऊपर का जिनका IQ है वो आपके जो है प्रतिभाशाली बालक है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्हें उनकी रुचि के क्षेत्र में अधिक कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि जो है उनका विकास अवरुद्ध ना हो सके और वो अपने क्षेत्र में बेहतर उसके परिणाम दे सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपके पास अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य में वेतन कम क्यों दिया जाता है? इस व्यवसाय में संगबद्धता का अभाव है, ये आपका इसका विशेष कारण है। आई होप ये सभी को आपको पता होगा, क्योंकि आप जो है एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे भली भांति ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 216 देख लेते हैं। 216, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है? तो अध्यापक का अध्यापन कार्य रोचक बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अध्यापक क्या है अपने जो अध्यापन को जो है अधिक जो इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि जो है बच्चा क्या है, बच्चा जो है ज़्यादा जल्दी बोर ना हो, परेशान ना हो, और वह सीखने में जो है एक जो है बोरनेस, उदासीपन जो उसके अंदर ना आए। यदि कोई छात्र स्वाभाविक रूप से स्कूल में हमेशा देर से आता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देर से क्यों आ रहा है, कारण जानने का सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि इसके अतिरिक्त उसकी समस्या को सुनना चाहिए। हो सकता है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन अवेलेबल ना हो, या फिर हो सकता है कि उसको जो है ये देर से आने का जो है वो बहाने बना रहा हो। इस तरह की जो चीज़ें उसको जानने का एक जो है दायित्व तो बनता है अध्यापक का कि उसकी समस्या को सुने, समझे और उसको बाद में जो है उसके अनुसार उसका जो है निदान करे, डायग्नोज करने की उसकी कोशिश करे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु कौन सी पद्धति सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो पुरस्कार पद्धति। तो पुरस्कार से क्या होगा, छात्र में जो है अच्छे गुणों का जो है विकास होगा। अच्छे गुणों का विकास कैसे होगा कि उसके अंदर जो एक ऐसी भावना आएगी कि नहीं, कि मुझे हमेशा जो है ऐसे ही कार्य करने हैं जो किसे प्रोत्साहित करेंगे अच्छे कार्य करने के लिए, क्योंकि उसके री इन्फोर्समेंट के तौर पर उसको जो है उसका
पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जिससे कि वह खुद के ऊपर जो है गर्व महसूस करता है। तो इस तरह के जो ये आपके लिए छात्रों के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं इस तरह के रिइंफोर्समेंट, और हो सके तो आप भी इनको जो है ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपने समय में पढ़ा रहे होगे। यदि छात्र कक्षा में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, यदि छात्र कक्षा में अपनी जिज्ञासा तो होती है आपकी, क्यूरियोसिटी होती है आपकी, तो ये इसको जो है शांत करने के लिए आपसे जो है प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, विषय से संबंधित प्रश्न आपके जो है पूछने पर उनकी जो है प्रशंसा करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है अपनी जिज्ञासा के कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछे लगे, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जो आपके दूसरे स्टूडेंट है हो सकता है कि वो उस तरह के जो है क्वेश्चन आंसर में जो है इंटरेस्टेड ना हो। तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, कक्षा की बात की गई है, सिर्फ कक्षा की बात की गई है, कक्षा में जो अपनी जिज्ञासा को वो शांत करना चाहता है वो प्रश्न पूछता है। अगर वो विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि जो दूसरे बच्चे भी जो है उस तरह के जो क्वेश्चन, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो उसको वो 8% वहाँ पे पूछ कर उनका जो है डायग्नोज कर सके। तो आज की वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी होने वाली है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना बताकर डायरेक्ट इसको वन लाइनर ही करता हूँ। अध्ययन कार्य में कमजोर छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तो ये आपका सहानुभूतिपूर्ण। छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, यानी कि उनको अवसर देने चाहिए उनसे क्वेश्चन पूछने के, उनको जो एक ऐसा वातावरण जो है प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि उनके अंदर डर और झिझक ना होकर अपने जो है कोई भी उनके जो है क्वारीज रहती है उनको जो है वो आपके सामने ला सके और आप उनका जो है निदान कर सके। अगला प्रश्न आपके पास, डाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइट का पूर्ण रूप क्या है? डाइट यानी कि ये जीबीटी वाला डाइट है, आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जीबीटी वालों की ऑलरेडी आता होगा। कई बार इस तरह के जो आसान क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, हम सुनते तो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन आपको जो है डायरेक्ट उसका आंसर नहीं पता होता। बच्चों के भावी जीवन का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ये आपकी बाल्यावस्था में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? तो ये क्या है कि लिखना जो है पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ये फ्राबेल का ऐसा मानना है कि लिखना है वो पढ़ने से पहले आपको जो है सीखना चाहिए, यानी कि लिखना पहले आना चाहिए, उसके बाद जो ही आप पढ़ाई जो है पढ़ना आप सीख सकते हैं, ऐसा विचार माना गया फ्राबेल द्वारा। अपना काम मन लगाकर करने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन देने का सर्वोत्तम उपाय है। तो समय समय पर उनके कार्य की प्रशंसा करना। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा, जो भी आपका हेड ऑफ द स्कूल, उसका ये काम है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो लिखित कार्य पूरे करने के तुरंत बाद, यानी कि साथ साथ पेंडिंग में कोई भी कार्य आप ना रखें तो बेहतर होगा। टीचर भी इसमें जो है इंक्लूड होगा और आपके स्टूडेंट भी, ताकि जो है एक काम करने का जो एक सिस्टम होता है वो आपका प्रॉपर चल सके, और बच्चा भी जो है अपने को जो ऐसा फील ना करे कि उनका जो है कार्य कोई देख ही नहीं रहा, तो यानी कि लापरवाह ना हो जाए। तो इसके लिए आपको साथ साथ ऐसा करना चाहिए। यदि कोई छात्र आपके सामने किसी दूसरे शिक्षक की आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं उसमें, जो आप उनकी जो है उपेक्षा करेंगे, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ना केवल आपके लिए, सभी टीचरों के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जाता है उसका, तो ये कहा जाएगा उसका शिक्षा के लिए दर्शन। और ये जो है मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया 8 से 10 दिन पहले, जिसको मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। मुस्लिम शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनका जो है मुख्य विशेषता एक ही थी, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। कॉलेजों के समूह को क्या कहते हैं? तो कॉलेजों के समूह को कहा जाता है फेडरल यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किसने शिक्षा में समाजवाद को प्रचलित किया? तो स्टॉलिन द्वारा जो है शिक्षा में जो है समाजवाद को प्रचलित किया गया था। एक अव्यवस्थित घर के बच्चे को सबसे ज़्यादा कठिनाई किससे होगी? तो स्वतंत्र अध्ययन से होगी। इसके अलावा अगला है रचनात्मकता किसके साथ बढ़ेगी? तो ये इच्छा के साथ आपकी बढ़ती है। कौन वह पहला आदमी जिसने अमान्य परिकल्पना का वर्णन किया? तो ये किया गया था आपके रोनाल्ड फिशर द्वारा। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, आप बेशक इसकी पीडीएफ ना लेना चाहे, वीडियोस आपके लिए सभी अवेलेबल है। सभी पीडीएफ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कंप्लीट हो जाएगी। 250 आज हो जाएंगे, उसके बाद जो आपकी बाकी के 150 क्वेश्चन बच गए वो भी आपके धीरे धीरे हम कर देंगे। बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है खेलकूद और मनोरंजन।
अगर 14 वर्ष की लड़की को उसी तरह का स्वेटर पहनने दिया जाए जैसे उसकी शिक्षिका पहनती है तो इस तरह के बर्ताव को क्या कहेंगे? तो इसे कहेगा एकात्मीकरण की, यानी कि सेम वही चीज़ उसको भी चाहिए जिसके लिए कि वो क्या है, जिद भी करती है। तो इस तरह का एकात्मीकरण का ये आपका एक उदाहरण है। निगनात्मक शिक्षण की पत्ती क्या है? तो निगनात्मक शिक्षण की पत्ती आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपने। किस शिक्षा पत्ति में विद्यार्थियों को श्रमण माना जाता है? तो बौद्धिक आपकी शिक्षा पत्ति में विद्यार्थियों को जो है श्रमण माना जाता है। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लगातार शिक्षा देना। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसे लगातार शिक्षा देना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो खुद अपने जो गलतियों को समझने लगेगा, अपने व्यवहार के कारण वो खुद को जो है असहाय लगेगा या कहीं उसके अपमानित वो महसूस करेगा। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है आपके पास उसे लगातार शिक्षा प्रदान की जाए। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि वन फैक्टर थ्योरी की बात की गई है। इंटेलिजेंस की वन फैक्टर थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई? बिने द्वारा। वहीं टू फैक्टर की बात करें तो ये आपकी स्पीयरमैन द्वारा दी गई है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है तो ये होता है आपकी अंतर्मुख। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है तो ये आपका किससे संबंधित है? आपके मानसिक विकास से। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो है माना जाता है तो ये माना जाएगा आपके सामान्य बुद्धि लब्धि। वैसे जो सामान्य बुद्धि लब्धि वो 90 से 110 के बीच मानी जाती है, लेकिन टर्मन ने इसको 90 से 100 तक बताया तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, गिलफोर्ड की अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ये सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। व्यवहार के SR संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? तो ये आपके वुडवर्थ द्वारा किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन जो आपकी ये सीटेट की एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है, कथन है तो ये आपका सोरेनसन का। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके फ्रायड द्वारा इसे ऐसा दिया गया था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की जो भावना है वो किस अवस्था से संबंधित है? आपकी मध्य किशोरावस्था से। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी है तो ये किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो द्वारा जो ये परिभाषा आपकी दी गई थी। और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न भी रहेगा। 251 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको जो है ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। साथ ही अगर आप PDF लेना चाहें तो आपको प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आप PDF भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी और PDF भी अवेलेबल है। HPTET प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी, SST, HPG के इंग्लिश नोट्स, ये सभी PDF आपको जो है अवेलेबल है। 250 रुपीज़ इसका जो है अमाउंट रखा गया। अगर आप इसको भी लेना चाहते, प्रोसेस वही है। 250 अमाउंट आप पे करने के बाद स्क्रीनशॉट आप जो है सेंड कर दीजिएगा, आपको PDF व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। बाकी मैं हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। HPG की लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी कर लिया है। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अलग से HPG का फोल्डर बना है, वहाँ पे सभी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जो है क्लासेज है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम देखने वाले। ये PDF है, 1000 क्वेश्चन की PDF मैंने तैयार की है नोट्स से। और अगर आप इस PDF को लेना चाहें तो आप इसको ले भी सकते हैं। 35 रुपीज़ इसका जो है मिनिमम अमाउंट रखा गया है। अगर आप लेना चाहें तो 9817783916 गूगल पे नंबर पे आप पे कीजिएगा और यही नंबर आपका व्हाट्सएप पे, उस पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, आपको ये नोट्स वाली PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123 सिंपल याद रखना है। 123 आपका जो है हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। हो सकता है आपसे 2001 का भी पूछा जाए, क्वेश्चन कोई भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई आपकी जो है कोई शक की बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपका पुराना नया हो सकता है। तो इसमें जो है 109 यानी कि 109 आपका जो है ये था आपकी 2001 की जनगणना के अनुसार। कांगड़ा का प्राचीन किला जो है, प्राचीन कालीन जो नाम क्या है? तो याद रखना है। देखना, मुझे मेरी गलती से मुंह से निकल गया कि कांगड़ा का किला, तो कांगड़ा का किला बनाया गया था सुशर्मा द्वारा। देखिए, जो क्वेश्चन जो है मुझे लगेगा कि मैं बताना चाहूँ तो वो मैं आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा किला किसने बनाया? सुशर्मा ने। और यही सुशर्मा था जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से जो है
युद्ध में भाग लिया था। तो इसके अलावा जो बात है, सुशर्मा आपका कटोच वंश का शासक था। इसके अलावा जो कांगड़ा की बात कर लेते, कांगड़ा जो है जो पहले किस नाम से जाना जाता, त्रिगत के नाम से। और ये त्रिगत आपका जो 2 भागों में बटा था, एक को जो नगरकोट, दूसरे को जालंधर कहा जाता था। और नगरकोट भी इसी का नाम है, भीमकोट भी इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, ये कांगड़ा के प्राचीन कालीन नाम है। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 63। हिमाचल प्रदेश 1948 में कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया? तो हिमाचल प्रदेश 1948 में 4 जिलों के साथ अस्तित्व में आया। आपको एक बार 4 जिले भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला आपके पास मासू, अगर याद रखना चाहो तो रख लेना। इसके अलावा मंडी, इसके बाद है आपके पास चंबा, और लास्ट में आपके पास है सिरमौर। तो ये आपके जो 4 जिलों के साथ जो है हिमाचल प्रदेश जो अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस समय कितने जिले थे? 4 जिले थे। क्षेत्रफल की बात करूँ तो 27,000 आपका जो 18 वर्ग किलोमीटर जो इसका उस समय क्षेत्रफल था। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें बिलासपुर मिलाया गया, जिसके बाद जो क्षेत्रफल 28,273 समथिंग इस तरह से कुछ आपका जो है बढ़कर आगे आ गया था। ये जो है अलग से मैंने वीडियो में पहले ही करवाया है, अगर आप चाहें तो HPGK के अलग से फोल्डर बनाया जिसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें ये सभी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी करवाई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना? तो ये सबसे पहले तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही बना था 1948 में, जब आपके 4 जिलों के साथ जो हिमाचल प्रदेश जो है बना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी रियासतों के विलय से बना था? तो ये बना था आपके 30 रियासतें। तो इसमें भी मैंने मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है जब आपका जो है ये बना था मुख्य आयुक्त, उस समय जो प्रथम मुख्य आयुक्त जो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपके NC मेहता को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन बना था? तो EP मून। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 4 जिले आपके चंबा, मासू, मंडी, सिरमौर ऑलरेडी आपको मैंने बता दिए हैं। हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा तो कब से कब तक रहा? 1948 से 51 तक। ये क्वेश्चन बार बार आपको मैं घुमा फिरा के बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है मुझे लगता है कि इसमें जो है छात्रों को जो है ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होता है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं? अगला आपके पास, हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके पास, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम बार जो चुनाव 1951 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? 1 जुलाई 1954, जिसके बाद जो क्षेत्रफल बढ़कर आपका 28,273 वर्ग किलोमीटर हो गया था, जो कि आपको मैंने ऊपर भी बताया। नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ये 273 नहीं होगा। तो देखिए, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है जन्म हुआ या फिर उसका गठन हुआ, तो उस समय जो आपका क्षेत्रफल था ये था आपके 27,018 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको मैंने पहले बताया है। इसके बाद जब आपका बिलासपुर आया 1 जुलाई 1954 को, तो उस समय जो आपका क्षेत्रफल है 28,185 वर्ग किलोमीटर आपका जो है आया था। ये आपका जो एक बुक है, आपका जो है चंद्रकांत गर्ग के नाम से एक बुक है HPGK की, उससे ये आंकड़े आपके लिए गए हैं। बाकी मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने शायद बलोकड़ा की बुक में जो 28,273 वर्ग किलोमीटर आपका पढ़ा है, इसी कारण जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये आंकड़े थोड़े से अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, आपको मैं सभी बताते रहता हूँ कि किस बुक्स में क्या है। तो आप जो है इनको दोनों को माइंड में थोड़ा थोड़ा जो है लेकर चलिएगा, और आपके पास जो ऑप्शन दिए उन ऑप्शन के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। 8% की मैं बात करूँ तो आपके जो है 8% कितना है? तो 8% आपका 55,673 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, पंचकूला जो आपका पिकनिक रिजॉर्ट की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपके डलहौजी के समीप पे। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। साथ ही जो है पंजाब का जो है पहाड़ी क्षेत्रों को जो है हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1 नवंबर 1966 को, जो कि पंजाब पुनर्गठन का नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसी के बाद जो आपका 8% जितना आपका क्षेत्रफल है ये आपका जो है सामने दिखने को आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपके पास, चंबा में रंगमहल बनवाया था तो किसके द्वारा? उमेद सिंह द्वारा। इसके अलावा चंबा का जो शासक था, रियासत की अगर मैं बात करूं, चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन, और चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन, और इसके अलावा जो वर्मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आदित्य वर्मन। जिन्होंने पिछली तीनों वीडियो देखी है उनको ये चीज़ें इस बार याद होगी। अगला प्रश्न आपके पास, चुलांग चोटी अवस्थित है तो ये आपकी है कांगड़ा में। कांगड़ा में किस में है? तो ये आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी में है। इसके अलावा चोलांग की कई बार हाइट आपसे पूछी जा सकती है। तो समुद्र तल से जो चोलांग जो आपकी चोटी है, जो कि कांगड़ा में है, धौलाधार पर्वत श्रेणी में 3,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
अगला प्रश्न आपके पास, किन्नर कैलाश चोटी किस जिले में है? तो आई होप ये सभी को पता होगा। किन्नर कैलाश ये नाम से ही पता लग रहा है। तो ये आपकी कहाँ पे है? तो किन्नौर में। किन्नौर में एक झील भी है, नाको झील, और दूसरी है सोरंग झील। इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट झील है सभी मैंने ट्रिक से याद करने की कोशिश करवाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी है? तो शिमला और जो है सिरमौर के बीच एक पर्वत चोटी है जिसको जाना जाता है चूड़धार के नाम से, और इसी को चूड़ चांदनी भी कहा जाता है, स्नो ऑफ बेंगल भी कहा जाता है। ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये चूड़धार जो है ये आपके शिमला के दक्षिण की चोटी है। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसकी हाइट हो सकता है आपसे पूछी जाए तो 3600, अच्छा यहाँ लिखा है 3647 मीटर जो आपकी इसकी हाइट है, यहाँ पे लिखा है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको याद रखना है। हो सकता है फीट में पूछी जाए तो 11,982 फीट इसकी हाइट है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मैं प्रिपरेशन आपको ऐसे करवाऊंगा कि आपसे जो मर्जी पूछा जाए आप एग्ज़ाम में करके आओ, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास चूड़धार जो है आपकी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी ये फैक्ट आपको बीच वाले मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल को तिब्बत से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला, जो आपकी वीडियो 2 थी HP GK की, जो पार्ट 2 था उसमें ये क्लास 2 थी, उसमें मैंने ये ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? तो हाथीदार बनाती है आपकी कांगड़ा की और चंबा की। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। रियो पुरगिल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपकी जास्कर में 6816 मीटर इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट है, रियो पुरगिल आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है शिला, उसके बाद जो दूसरे स्थान पे आती है। ये फैक्ट आपने इसमें साथ में याद रखना है। तो इसकी जो हाइट कितनी है? 6816 मीटर। वहीं शिला की अगर मैं बात करूँ जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है 7025 मीटर या फिर 7026 मीटर भी आपके किसी बुक्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा सांच दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपके चंबा जिले में। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से और कैसे याद रखेंगे? तो सांच, चीनी और चोबिया, इसको आप इस तरह से याद रखिए। सांच के लिए इंग्लिश में अगर बात करें तो एस लिखा जाता है, चीनी के लिए सी से चाइना, चीनी, इस तरह से इसको याद रखेंगे। इंग्लिश के लेटर है तो SCC से इसको याद रखेंगे। सांच, चीनी और चोबिया ये दर्रे कहाँ हैं आपके? तो ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी या श्रृंखला के बीच में आता है? तो ये आपका कहाँ आता है? तो ये आपका पीर पंजाल में आता है। रोहतांग की कई बार आपसे हाइट पूछी जाती है, तो 3978 मीटर जो इसकी हाइट है। कई जगह 900 जो है 80 मीटर भी दिया होता है, तो इसमें 2 मीटर का फ़र्क है। तो ये अलग अलग आंकड़े आपके अलग अलग बुक्स में देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो रोहतांग दर्रा आपका बेसिकली है आपका कुल्लू में। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी आपने साथ में याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके पास, कांगला क्या है? तो कांगला भी एक दर्रा है जो कि आपके कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। इसके अलावा कुंजुम दर्रे की ऊंचाई पूछी गई, जो कि आपका लाहौल स्पीति में ही एक दर्रा है, 4520 मीटर। दुलाची दर्रे की मैं बात करूँ तो दुलाची दर्रा आपके कुल्लू में आता है। रोहतांग दर्रा भी आपका कुल्लू में आता है। इसके अलावा जलोड़ी दर्रा भी आपका कुल्लू में आता है। तो ये फैक्ट आप साथ साथ याद करके चलिएगा। बारालाचा दर्रे की बात करें तो ये आपका लाहौल स्पीति में। कुंजुम दर्रा आपका लाहौल स्पीति है। कांगला दर्रा आपका लाहौल स्पीति में। तो ये तीनों दर्रे आपके लाहौल स्पीति में, ये भी आप याद रख सकते हैं। चिनाव नदी किस दर्रे से निकलती है? तो ये आपकी बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रे से आपकी चिनाव नदी तो वैसे नहीं निकलती। चंद्रा और जो भागा नदियाँ है, ये दोनों नदियाँ निकलती है आपकी बारालाचा दर्रे से, जो कि आपकी मिलती है तांडी नामक स्थान पे। दोनों नदियाँ आपकी कहाँ पे मिलेगी? तांडी नामक स्थान पे। तो यही तांडी वो स्थान है जहाँ पे जो है द्रौपदी ने अंत्येष्टि स्थान जिसको कहा जाता है, द्रौपदी ने अपने प्राण यहाँ पे त्याग दिए थे। और इसी दोनों नदियों के मिलन के बाद जो है यहाँ से आगे इस नदी का नाम पड़ जाता है चिनाव, जिसे जो अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है, चिनाव नदी को ही कहा जाता है अस्किनी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सारे में बता के चल रहा हूँ। महाभारत के किस युद्ध में 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी? तो भारत के किस युद्ध में, माफ कीजिएगा, महाभारत के किस युद्ध में, माफ कीजिएगा फिर से, महाभारत के युद्ध में किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी? तो ये रखी थी आपके सुशर्मा ने। कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसूत की राजधानी रहा? तो ये आपका कुल्लू था, यानी कि ये कुल्लू था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो ये आपको सभी को पता होगा। तो ये बना था 1956 और 1971 तक ये आपका रहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान तो ये आपका स्पीति है, और सबसे बारिश की अगर हम बात करें तो ये आपकी धर्मशाला में होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी कांगड़ा में होती है, तो ये आपने याद रखना है।
भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, तो ये आपकी कहाँ है, तो ये आपकी परमाणु में है। अगर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप कमेंट कर सकते हैं। बघाइनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के मध्य हुआ था, तो ये आपके बिलासपुर के राजा के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था या जब आप इस क्लासेस को देख रहे होते हैं तो ऐसा मत कीजिए कि चलते फिरते इन क्लासेस को देखें। इन क्लासेस को देखते समय आप जो अपने हाथ में नोटबुक और पेन जरूर लीजिए। जो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है उनको क्वेश्चन मार्क कीजिए, उसके बाद उसको सर्च कीजिए। उसके बाद ना आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट ही करें, एटलीस्ट अपने लिए तो उन क्वेश्चन को आप जो है फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके पास, किस वर्ष में पीटरहॉफ एक भीषण अग्निकांड में जो है आपका जल गया था। इंपॉर्टेंट है, 2 अग्निकांड हुए थे। एक आपका पीटरहॉफ से रिलेटेड है जो आपका 1981, इसके अलावा दूसरा आपका व्हाइट फ्लावर हुआ जो 1993 में, जिसमें जो है आग लग गई थी। ये दोनों फैक्ट आपके अलग अलग है, इनको अलग अलग ही रहने दें तो बेहतर होगा। आपको जो है एक एक मार्क्स दोनों का अलग से मिल जाएगा। आगे चलते अगला आपके पास, 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना, तो ये बने थे आपके सूरत प्रकाश। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि जो है ठियोग रियासत ही पहली रियासत थी जो कि आपकी स्वतंत्रता से पहले ही जो भारत में मिलने वाली ये रियासत है हिमाचल प्रदेश की। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो हर फैक्ट आपको जो पता होने चाहिए। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपको ये फैक्ट ऑलरेडी पता लग जाएंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें हम रिपीट रेगुलर कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला है आपके पास, गद्दी किसके वंशज माने जाते हैं, तो गद्दी माने जाते हैं खत्रियों के। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। संस्कृति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो। कुलिनदास मूलतः संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित है, शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों में रहते थे आपके कुलिनदास। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शोभा सिंह कलावी थी आपकी कहाँ पे अवस्थित है, यानी कि शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये आपकी कहाँ है, तो ये आपकी अंद्रेटा में जो कि आपकी कांगड़ा में एक जगह है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल का राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है, तो ये आपका जो राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है, तो ये आपके एलआरसी में है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट आपके सभी क्वेश्चन है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगी। पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था, तो ये आपका जोगिंदरनगर में था। आज ही जो सुबह में आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई है, HP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है जोगिंदरनगर। तो आप ये मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट कितने हैं नोट्स, कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें भी यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आगे भी आपकी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम कि सिरमौर जिले के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, तो सिरमौर जिले के साथ ये किसकी लगेगी, तो ये उत्तराखंड की लगती है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ये ऑप्शन के हिसाब से ये लिखा है उत्तराखंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की ही लगती है, इसके अलावा जो हरियाणा की भी लगती है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं इसमें और भी ज़िले हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के साथ आपकी जो सोलन की लगेगी, शिमला की लगेगी। ये फैक्ट सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से ये मैंने लिखा है, तो आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर मैं बात करूँ किस जो है इसकी लगेगी राज्य की, तो राज्य आपके उत्तराखंड हो गए, हरियाणा हो गई। ये 2 चीज़ें तो आप याद करके चल सकते हैं। बाकी जिले की बात करें तो जिले में तो आपके जितने भी सराउंडिंग है उन सभी के साथ जो सिरमौर की सिरमौर की आपकी जो है सीमा लगती है। इसके अलावा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 111 से आगे हम जो है अगले पार्ट में करेंगे। बाकी आई होप आपको जो मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको एक जो टास्क मैं दे रहा हूँ, टास्क क्या कि अगर मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ बिना किसी फाइनेंशियली आपका जो है कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई आपकी ये कोर्स पेड रहने वाले हैं, हमेशा आपके लिए ये फ्री ही रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा जब तक इसको प्रोवाइड करवा सकूँ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब आपसे हेल्प मुझे चाहिए। हेल्प क्या चाहिए कि आप जो है कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जहाँ से भी देख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे में जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो है फैमिली में जितने भी आसपास फ़ोन है, अब आपकी फैमिली में कम से कम 3 से 4 स्मार्टफोन तो होंगे ही, इतना तो मुझे पता है। हर किसी की फैमिली में 8% स्मार्टफोन है। तो आप इतना कर दीजिए कि उन सभी स्मार्टफोन पर जाकर सर्च करना क्वालिटी लर्न पॉइंट, और उन सभी फ़ोन में जो है
इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है एक अगर अमाउंट की मैं बात करूँ, सब्सक्राइबर की जो अमाउंट की, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बाकी जो है आप मेरे साथ बने रहे, क्लासेस आपके लिए रेगुलर चल रही है, कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। तो पहले बोध संगतियाँ देख लेते हैं, हालांकि पहले भी करवाई है लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन आपका हो जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे कि बोध संगति कहाँ हुई, उनके अध्यक्ष वगैरह हमने पहले ऑलरेडी कर लिए, जो कंटिन्यू जुड़े उनको पता है। बाकी हिस्ट्री के सेक्शन में अलग से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप बाकी सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बोध संगतियाँ, आपकी 4 बोध संगतियाँ हुई थी, कौन कौन सी हुई थी? तो पहली हुई थी राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और आपकी कुंडलवन में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? स्टार्टिंग के इनके जो चारों लेटर अगर हम पकड़े तो उसका बन जाता है रावी पाकू। तो पहली जो बोध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी राजगृह में, किसके समय में हुई? तो अजातशत्रु के ये शासनकाल के समय में हुई थी। दूसरी जो बोध संगति हुई थी वो आपकी वैशाली में हुई थी, और तीसरी बोध संगति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। अब जो इनके शासकों को आप कैसे याद रख सकते हैं? इनको शासकों को याद रखने के लिए आपने आगे लिख देना ए और के, यानी ए के। जिस तरह यहाँ आपका जो है स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो रा वे पाकू है, उसी तरह ए के लिखना है, यानी आका जिसे भी आप याद रख सके। ए के मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे ही याद रख लेना। तो ए के की बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। तो राजगृह आपकी ए यानी कि अजातशत्रु, उसी तरह वे से आपका वैशाली हो गया, और आपका ए के बाद क्या आता है तो फिर आपका कालाशोक, और उसके बाद जो है आपका पाटलिपुत्र आता है, पा से पाटलिपुत्र, वहीं आपका ए से फिर से अशोक आ जाता है। इंपॉर्टेंट है ए आपने 2 याद रखने, एक अजातशत्रु है, दूसरा आपका कालाशोक है। कालाशोक के बाद आपका फिर से जो है ए आ जाता है अशोक, और फिर से ए के बाद फिर से के आता है कनिष्क। तो ये कुंडलवन की जो आपकी ज्योति बोध संगति हुई थी वो किसके समय हुई थी? आपकी कनिष्क के समय में हुई थी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपको अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो आपके जो है जो नदियां हैं उनके जो प्राचीन नाम क्या थे ये भी आपके पास दिए गए हैं, या आप खुद भी देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा क्या है। बाकी जो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, अगर आप भी लेना चाहें तो आप पीडीएफ को ले सकते हैं। 9817783916 यह नंबर है। आपको जो है गूगल पे द्वारा इसके जो है पेमेंट करनी है। बाकी जो व्हाट्सअप पेमेंट करना चाहता है तो व्हाट्सअप पेमेंट भी कर सकता है, यही व्हाट्सअप नंबर है। गूगल पे के बाद आपने जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप पे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अमाउंट इसका 100 रुपीज़ है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट है ये भी आप जो है देख सकते हैं। जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ, यही जो बेसिक क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। जैन धर्म की बात करूँ तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इसमें बनते हैं आपके प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपके ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें थे आपके स्वामी महावीर। जियो और जीनोदो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्हीं का है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आपका है इनके जो इम्पोर्टेंट और क्या माना जाता है, तो इनका जो है ऋजुपल्लिका किनारे एक साल वृक्ष था, उस समय वहाँ पे इनको जो है केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है किसकी बात करें हम? महावीर की हम बात करें। इसके अलावा बौद्ध साहित्य महावीर को निघंट नाथपूत कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बौद्ध धर्म से देखेंगे, बौद्ध धर्म से क्या क्या जो है बेसिक क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। एक तो उनका जो जन्म स्थान पूछा जाता है, जो कि कहाँ है? आपके कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। तो हो सकता है आपके पास लुम्बिनी ऑप्शन ना देकर सिर्फ कपिलवस्तु दिया हो, और हो सकता है कपिलवस्तु ना दिया हो, लुम्बिनी दिया हो, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपका इनका जो है जो आपका जन्म स्थान है, अगर जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ, महावीर की अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो जन्म स्थान भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में और कपिलवस्तु के निकट आपका जो है लुम्बिनी में। अब जो इसको कैसे याद रखेंगे आप? जो आपका वैशाली के निकट जो कुंडग्राम में किसका हुआ? जैन जो आपके थे महावीर जी का, स्वामी महावीर की हम बात कर रहे हैं। इसमें तो महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी से अगर आप ऐसे याद रखें, लुम्बिनी में ब आपका आ रहा है, और महात्मा के आगे जो बुद्ध लगता है, बुद्ध में भी ब आ रहा है,
तो यानी कि अगर लुम्बिनी आया आपके पास तो आपने लगाना है बौद्ध धर्म, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। अगर जैन धर्म का भी आपसे पूछा जाता है तो लुम्बिनी मत लगा के आना, इसमें वैशाली लगाना। और वैशाली के बाद आप इसको कैसे याद रखेंगे, वैशाली से आप इसको याद रखेंगे, वैशाली में व आ रहा है और स्वामी में भी वो आ रहा है और महावीर में भी वो आ रहा है, तो वो इन दोनों में आ रहे, तो ये वैशाली है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आपको वैशाली याद रहेगा तो कुंडग्राम आपको याद रखना, वैशाली के निकट कुंडग्राम। और इसी तरह आपको अगर लुम्बिनी याद रहेगा तो कपिलवस्तु आपको ऑलरेडी याद रह जाएगा, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। तो इसको एक एक लाइन आपने ये साथ में याद रखनी है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इनका जो है पहला जो है जो महात्मा बुद्ध का जो आपका पहला जो उपदेश है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका सारनाथ में दिया था। और इसको जो है क्या कहा गया तो इसको संबोधित किया गया धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो इसको संबोधित किया गया था। उसी तरह अगर मैं बात करूं इनके जो है अनुयायी कौन थे, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सर्वप्रथम अनुयायी इनसे पूछे जा सकते हैं। तप्स और काली के इनके जो अनुयायी थे ये आपने याद रखना है। साथ ही और क्या याद रखना है कि महानिर्वाण के नाम से इनको मृत्यु जो हुई थी उनको जो है परिनिर्वाण जो आपको कहा गया। इसी तरह जो त्रिरत्न भी आपके बुद्ध धम्म और संघ ये भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपने याद रखने हैं। बाकी बहुत से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते इसमें, बाकी जो कोशिश देखते हैं आज जितने डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देख लेते। ये प्राचीन साहित्य मैंने पहले ही आपको करवा लिया है। मध्यकालीन भारत के युद्ध ये भी ऑलरेडी वीडियो बनी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको ये बनी हुई मिल जाएगी। गवर्नर जनरल ये भी क्वेश्चन आपका जो है ऑलरेडी कवर किया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवाई, इसको भी आप जो है जाकर प्लेलिस्ट में जो है वीडियो देख सकते हैं। जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की हमने शायद बात कर ली है पिछली वीडियो में, हाँ पिछली वीडियो में ये हो गया है आपका क्लियर। इसके अलावा जो प्रमुख शासक और उनकी उपाधियाँ, हाँ हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले, ये क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। तो आपके जो बिंदुसार है, बिंदुसार आपके किस वंश का शासक था, तो आप ऐसे याद रख लीजिए मौर्य वंश का। देखिए जितने भी आपके ये शासक थे, हर्यक वंश, मौर्य वंश, आपका जो शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश, ये इनका जो एक सीक्वेंस इसको कैसे याद करना चाहे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो में किसी में एक्सप्लेन किया है, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। इनका जो कालानुक्रम है यानी कि जो इनका जो है क्रॉनिकल जो ऑर्डर है उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। बिंदुसार की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके मौर्य वंश से, और इनको जो उपाधि दी गई थी अमित्र घाट, तो अमित्र घाट की उपाधि जो है किस शासक को दी गई, बिंदुसार को दी गई। और बिंदुसार किस वंश का था, तो ये मौर्य वंश का। हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि मौर्य वंश के किस शासक को अमित्र घाट की उपाधि दी गई, तो ये दी गई थी बिंदुसार की। क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के बन सकते हैं। कनिष्क की बात करूँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी मैंने कहा कि बौद्धों की जो आपकी चौथी संगति है, तो मैंने एक लाइन कही थी रा वे पाकू, कु यानी कि कुंडल वन, और आपके ए के यानी कि कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्धों की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी कहाँ पे हुई थी, आपकी कुंडल वन में। तो कनिष्क की अगर मैं बात करूँ तो कुषाण वंश का आपका जो है शासक था, और उससे जो उपाधि दी गई थी इसे कहा जाता था देवपुत्र। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद ये हो जाएंगे। हर्षवर्धन की बात करें तो पुष्य बुद्धि जो आपका वंश है उसके ये आपके शासक रहे, और जो इनको उपाधि दी गई थी शिलादित्य की उपाधि के नाम से इनको जाना जाता। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय की मैं बात करूं तो ये आपके गुप्त से आप अगर देखें तो गुप्त है, तो यानी कि गुप्त वंश से ये रिलेटेड थे, और विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की भी बात करें तो गुप्त है, तो यानी कि गुप्त वंश, और कविराज के नाम से इनको जाना जाता है। और जो इनको वीणा जो है बजाते हुए भी कई सिक्कों में इनको दिखाया गया है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए, मुझे पता था तो आपको शेयर कर दिया। अशोक की बात करें तो अशोक जो शासक था ये किस वंश का था, तो ये आपकी मौर्य वंश का था। इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रगुप्त आपका जो है चंद्रगुप्त हो गया आपका, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया आपका, और इसके अलावा आपका जो है बिंदुसार हो गया, उसके अलावा आपका जो है अशोक हो गया। तो ये तीन है आपके मौर्य वंश के, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य आपका इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है इसके अलावा जो है आपका बिंदुसार हो गया, इसके अलावा आपका अशोक हो गया। ये तीनों है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपने एक लाइन याद रखनी, चंद्र बिंदु है अशोक, इस तरह से आपने याद रखना। अशोक तो आपके पास आ गया, चंद्र से आपका आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा आपका जो है बिंदुसार आ गया, और आपका लास्ट में आ गया
अशोक। तो इस तरह से इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे अभी जो रिवीजन मैंने नहीं किया है तो थोड़ा सा जो है मैं ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ इसमें, हालांकि मुझे याद आ जाएगा अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाए। दिल्ली सल्तनत हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये आपको हिस्ट्री के जो फोल्डर बना है उसमें दिखने को मिल जाएगा। मुगल शासकों का शासन क्रम और शासनकाल, इनके जो मकबरे, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, हिस्ट्री के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ये जो PDF है आपके HP टेट प्रिपरेशन के लिए जितने इसमें टॉपिक इंक्लूड किया, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये देखिए आपके मुगल शासकों का जो है इसमें मकबरे कहाँ कहाँ है, इनका स्थान और किसने बनाया, ये भी अगर आपको PDF नहीं मिली तो आप स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो है पानीपत के युद्ध वगैरह ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया है, मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर है। देखते हैं और इसमें आज हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तकें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल टेट जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो ऑल इंडिया अगर मैं बात करूँ तो कहीं से भी तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आपकी किसकी है, तो ये आपकी महात्मा गांधी के, इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। द इंडियन स्ट्रगल, ये आपकी सुभाष चंद्र बोस की, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिक तो आपकी कुछ दिन ही चल सकती है, लेकिन जो आपको अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, याद कर लिया तो वो आपको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में आपको जो है देखने को मिल सकता है। इंडियन पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ तो WC बनर्जी द्वारा लिखी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए अगर आप इसमें देख पा रहे, डिफरेंस कर पा रहे हो, जिनको PDF मिल गया उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो है दो तरह से जो आपके देखे गए हैं। एक तो आपका जो है हाईलाइटर यूज किया गया है लाइट कलर का, दूसरा है आपके पास इसमें जो है रेड कलर का। अब इसमें ये है कि जो आपके रेड कलर में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके लाइट कलर में हाईलाइट की गई ये कम से कम एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन जो मैक्सिमम देखने को मिले वो मिले हैं जो आपके जो है इसमें पिंक कलर से जो आपके हाईलाइट किया गया है। तो इस तरह के फैक्ट है इसमें, मैंने जो भी आपके नोट्स तैयार किए हैं तो इसमें आपको इस तरह से मिलेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों नहीं किया है पिंक से, लेकिन ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। 3 से 4 साल बाद ये किसी न किसी स्ट्रीम को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, हर बार या फिर 1-2 बार छोड़कर ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाता है। भारत एक खोज हिंदी में भी देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में भी आप याद रख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिले। आनंद मठ की बात करूँ तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जो आपका राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ही लिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और पहली बात अगर मैं बात करूँ, पहली बार जो है कब गाया गया, 1896 में। तो 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो पहली बार जो राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग है, प्लीज़ इन्हें अलग अलग ही रहने दे, कंफ्यूज ना होए, ढंग से समझ ले एक बार तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वंदे मातरम की अगर मैं बात करूँ तो अरविंद घोष द्वारा, हिंद स्वराज की मैं बात करूँ तो ये आपकी महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी की जितनी भी पत्रिका हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इसको बेशक आप रट लीजिए क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे पर्सन है कि जो आपके हर किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ शायद एलाइड में तो आपके जो 8 से 10 क्वेश्चन महात्मा गांधी से ही रिलेटेड आपके देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलाइड की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो इनकी मैं बात करूँ तो महात्मा हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, इसके अलावा इंडियन होम रूल महात्मा गांधी ने, हरिजन महात्मा गांधी ने, इसके अलावा जो है यंग इंडिया ये भी आपकी महात्मा गांधी की ही है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। गोदान की अगर मैं बात करूँ तो मुंशी प्रेमचंद, सोजे वतन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। प्रॉब्लम ऑफ इस लॉर्ड कर्जन, बाकी गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। और रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको यह याद हो तो राष्ट्रीय गान जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया और ये गीतांजलि में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद ये सही है। इसके अलावा जो पहली बार कब गाया गया राष्ट्रीय गान, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला क्योंकि टेट में जो है बेसिक का आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जितने भी जीके का है वो बेसिक ही आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो 1911 में जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय गान को जो है गाया गया था, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको शायद पहली बार गाया गया है। आगे चलते हैं, आगे आपका है गोरा होम एंड द वर्ल्ड, तो ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर की इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद वाली, तो इसको भी आप देख लेना। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये आपके राम जो है राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी कुछ नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें जो है एक बात आपने जो है याद रखनी है
ये जो पीडीएफ जिनको मिल गई है उनको मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उस समय मैंने क्या सोच के ये लिखा होगा, हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे ये लिख गया हो। तो आपका जो 26 नवंबर जो 1949 को जो है आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो इसमें जो है मैंने यहाँ पे जो है 46 लिखा है। तो प्लीज़ अगर आपको पीडीएफ ये मिल गई है तो आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, गलत मत पढ़ना। मैं अपनी ओर से गलत कोई भी नोट आपको जो है नहीं देना चाह रहा था, कोई भी आपको जो मटेरियल, लेकिन ये एक जो है लाइन है और ये मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से ये हो गया। उस समय जो है मैं नोट्स बनाए थे, उसमें ये 46 गलती से लिख दिया है, तो ये 49 है। तो प्लीज़ आप इसको जो है अपनी गलती को आप सुधार सकते हैं। बाकी जो है जितनी आपकी बुक्स है उसमें भी कुछ मटेरियल जो मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसके ऊपर आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें। आपको मैंने बता दिया, जिनको ये पीडीएफ मिल गया उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पढ़ रहे तो उसको 46 ना पढ़ के इसको 49 करें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है वो आपको खुद से भी जाकर चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा याद हो जाता है और आसानी से ऐसा जो है हो सकता है। इसके अलावा जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको याद भी होने वाला नहीं है। जो मैंने वीडियो बनाई है एक बार उस वीडियो को जाकर देख लेना। भारत के जो विदेशी स्रोत है उसको मैंने इंटरेस्टिंग तरीके में बताने की कोशिश की। प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बनाया, देखिएगा आप पॉलिटिकल के जो है फोल्डर में बना होगा या फिर इंडियन इंपॉर्टेंट जी के इस नाम से एक फोल्डर बना होगा। अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद भी मैंने ऑलरेडी करवाया, इसको भी आप छोड़ दीजिए और देखते हैं। बाकी मौलिक अधिकार भी मैंने आपको करवाया है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो देखिए ये मैं बात कर रहा था आपको कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है आपका पहली बार जो राष्ट्रीय गान आपका गाया गया था। तो ये आपके लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए है, तो इम्पोर्टेंट है आपके पास। और जो अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950 को भारत की जो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ये स्वतंत्रता के बाद की बात की गई है, लेकिन जो सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसको जो है पहली बार गाया गया। 52 सेकंड का जो इसका जो है ड्यूरेशन पीरियड रहता है, ये आप आई होप आप सभी को ये पता होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये सामने दिख जाएगा, तो दिख गया है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको ये बता तो दिया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से उद्धृत वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। सर्वप्रथम 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया है। तो दो बातें यहाँ पे कॉमन है। कॉमन क्या है आपकी कि कांग्रेस के अधिवेशन में ही इसको पहली बार गाया गया, चाहे राष्ट्रीय गीत हो चाहे आपका राष्ट्रीय गान हो। और अधिवेशन दोनों बार आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपका कलकत्ता में हुआ था। बाकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनी है, वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर करवाया है। अगर कोई सच में पढ़ने वाला है तो आपको कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो पैसे देने के बावजूद, पे करने के बाद या फिर ऑनलाइन ऐसा कोई कोर्स आपको जो है बेशक आप पे कर ले, इतना मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है। लेकिन जो है पढ़ना आपका काम है, पढ़ना ये आपको पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका आराम से जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। मैक्सिमम जो है टॉपिक पे मैंने वीडियो कवर करवा दी है। बाकी जो कुछ बचते हैं अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, बाकी कोशिश करेंगे करवा देंगे। भारत की अन्य देशों के साथ एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन आपका देखने को यहाँ से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बाकी जिनके पास पीडीएफ है वो तो देख सकते हैं, बाकी जो नहीं ले पा रहे किसी कारणवश तो वो देख लीजिए और इसको साथ साथ जो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। बोर्ड कुरुक्षेत्र की मैं बात करूँ तो ये आपकी सिंगापुर के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज है। सूर्य किरण जो है ये नेपाल के साथ होती है आर्मी एक्सरसाइज, और हैंड इन हैंड आपकी ये चाइना के साथ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आपका मिलिट्री जो आपका मित्र शक्ति है ये आपकी श्रीलंका के साथ है, और युद्ध अभ्यास आपका यूएस से आर्मी के साथ ही ज्वाइंट ऑपरेशन आपका जो है चलता है अन्य देशों के साथ, वो है ये आपकी गरुड़ शक्ति आपकी इंडोनेशिया आर्मी के साथ जो है भारत की ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। ये सभी इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है ये सभी जो है मैंने हाईलाइट की है, तो आप इसको एक बार याद कर लेना। ये सभी एग्जाम में पहले भी पूछी गई और आने वाले इस एग्जाम में भी ये पूछी जा सकती है, जिसके चांसेस आपके ज़्यादा से ज़्यादा है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे आपके पास। देखिए इसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस तरह से नहीं आया कि ये जो है किसके साथ है, तो हो सकता है आपके पास से क्वेश्चन इस तरह से आए कि मित्र शक्ति जो आपकी मित्र शक्ति जो आपकी हाल ही में एक्सरसाइज हुई है वो किस देश के साथ हुई है भारत की, इस तरह से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है कि मित्र शक्ति तो आपकी जो है श्रीलंका के साथ होती है, तो आपको बेशक ये नहीं पता है कि हाल ही में किसके साथ हुई है, लेकिन आपको ये जरूर पता है
है कि मित्र शक्ति तो आपकी श्रीलंका के साथ होती है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है और ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए हर किसी देश के साथ जो है भारत की जो एक्सरसाइज होती है उसका एक अपना नाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मित्र शक्ति आपकी जो है यूएसए के साथ हो जाएगी या फिर किसी और को नाम नहीं, तो ये आपका पहले ही आपका जो इनको नाम दिए गए हैं कि किस देश के साथ जो एक्सरसाइज होगी वो किस नाम से इसको जाना जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि आपके जो है नेपाल की जो भी हाल ही में सूर्य किरण जो एक्सरसाइज हुई वो किस देश के साथ हुई, तो आपकी जाहिर सी बात है सूर्य किरण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है सूर्य किरण, तो आपकी नेपाल के साथ भारत की होती है, तो आपका राइट आंसर इसमें जो है आपका भारत ही होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनने हैं, थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। आगे चलते हैं, आगे आपका देखते हैं, ये आपका जो है कंपनी के गवर्नर जनरल, छोड़ दिए इसको, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और देखते हैं आज की वीडियो में, आज देखते हैं कितने मिनट, 20 मिनट की आपकी ये क्लास हो गई है। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका ये देख लेते हैं विटामिन वाले, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 1 नंबर का बिल्कुल आपका आसान रहता है। विटामिन ए की बात करें तो ये रतौंधी रोग के लिए आप इसके लिए आगे जो है लिखा है कि इसके स्रोत क्या क्या है, इसकी कमी को कैसे आप पूरा कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए, छोड़ना तो आपने कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आपका विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस, ई बाजपन या स्टर्लिटी आपको इसको कहेंगे। इसके हिंदी में इसको नपुंसकता कहते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। विटामिन के की अगर मैं बात करूँ तो खून का थक्का जमने में कमी होती है, तो ये आपका विटामिन के है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो विटामिन बी टू की बात करें तो मुंह की त्वचा इंपॉर्टेंट है, कलेजी और दूध मांस के स्तनों द्वारा इसको जो है पूरा किया जा सकता है। B6 आपसे पूछा जा सकता है, एनीमिया, और B3 आपका जो है पेलेगा, और इसके अलावा B12 आपका अरक्ता यानी कि खून की कमी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट आपको ये याद करने पड़ेंगे। ABCD में तो ऐसे रट्टा मार लो, ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस, ई आपका नपुंसकता या स्टर्लिटी जो आपका बांझपन होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने इतने याद रखने हैं। विटामिन के, खून का थप्पा जमने में कमी, उसके बाद आपके 3-4 नीचे बच के B2, B6, B3, B12, ये इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय देशों के उपनाम, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इतना आज के लिए काफ़ी है। बाकी अगर आप ये PDF लेना चाहें, आप इसका जो प्रीव्यू आपने ऑलरेडी देख लिया है, बाकी जिन स्टूडेंट को मिल गई है वो स्टूडेंट जो है एक बार वो भी इस वीडियो को देख सकता है। आपको जो है पूरी PDF अगर पढ़ने का टाइम नहीं लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट तक इसको हम कवर कर लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी इसमें कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। बाकी जो है आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से, आपका जो है अब काम है पढ़ना। अगर आप इसके बाद भी नहीं पढ़ते तो जो है मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन जो है एग्ज़ाम के बाद में जो है जब लाइव स्ट्रीम आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं, जो रेगुलर कमेंट करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के नाम मुझे पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट के मैसेज उस लाइव स्ट्रीम में आए कि सर मेरा हो गया है, हमारा हो गया है, मेरा भी हो गया है, मेरा भी हो गया है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ। तो बाकी कुछ प्रयास मैं कर रहा हूँ, कुछ प्रयास आप कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी जो है तैयारी इसी तरह कंटिन्यू करें, बाकी जो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं।